फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 19 फरवरी 2024 के प्रमुख समाचार को देखते हैं। आज के प्रमुख समाचार में हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक है किसान विरोध प्रदर्शन 2.0 से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, जो कि अगर देखा जाए, अगर ये इस पे सहमति बन जाती है किसान आंदोलन में, तो यह किसान आंदोलन भी एक यादगार हो जाएगा, ये पंजाब के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। क्योंकि एक्चुअल में ये सही माने में जो एम.एस. स्वामीनाथन जो चाहते थे वर्तमान समस्याओं को देखते हुए भारतीय कृषि को, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिसको पूरा से पंजाब को जाना चाहिए, अगर वहाँ के किसान इसको लेकर सहमत हो जाते हैं तो निश्चित ही हर जो एम.एस. स्वामीनाथन का एवरग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो उन्होंने सुझाव दिया था, वह पूरा सही ढंग से लागू होने या उस तरह से बड़े पैमाने पर लागू होने की चीज़ें चल जाएगी। ठीक है, तो इसको लेकर इस मुद्दे को समझेंगे। मुझे खुशी भी है कि कम से कम वार्ता सही दिशा में जा रही है। जो गतिरोध था, जो आंदोलन था, देखिए लोकतंत्र में आंदोलन कभी उसके जो भी रूप हों, लेकिन अगर उसको सही ढंग से डील किया जाए दोनों पक्षों द्वारा सही उद्देश्यों से, तो सही दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। कई सारे सकारात्मक परिणाम भी हमारे यहाँ आए हैं। ठीक है, तो हम उसको चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा है इसरो का नाटी बॉय या जीएसएलवी। जीएसएलवी को इसरो का नाटी बॉय कहा जाता है। जैसे बताया था कि 17 फरवरी को ही, शनिवार को हमने पढ़ाया था कि 17 फरवरी को जो है छोड़ा गया है। और उसके पहले बताए थे कि ये इसको लेकर शक क्यों था, कि उसके पहले जो 15 उड़ानें थी उसमें से 6 फेल हो गई थी, जो है 9 सफल हुई थी। उसके पहले वाला सफल था, उसके पहले वाला असफल था। तो कहीं न कहीं उसको जैसे नाटी बॉय होता है ना, कब सही कर दे कब गलत कर दे, नहीं था, तो वो आशंका थी। लेकिन जब वो सफल हुआ तो इसरो के चेयरमैन ने कहा कि हमारे मैच्योर बॉय ने जो है चीज़ों को प्रतिस्थापित, मतलब प्रक्षेपित कर दिया, सकारात्मक रहा। तो उस समय थोड़ा सा जान में जान आई। लेकिन पुनः जो है ये बात चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी इससे महत्वपूर्ण एक उपग्रह निसार, नासा इसरो जो है सिंथेटिक अपर्चर रडार छोड़ने की जो है परियोजना, इसी जीएसएलवी के द्वारा छोड़ना है। हमारे नाटी बॉय को ही ले जाना है। और देखिए, फिंगर क्रॉस सफल हो, ईश्वर सफल करे उसको। ठीक है, जब आगे छोड़ा जाने वाला है। इसलिए आइए हम इसको समझते हैं कि इसको नाटी बॉय क्यों कहा जा रहा है और इसको लेकर समस्याएं क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले एक सकारात्मक मुद्दे को देखते हैं, किसान विरोध प्रदर्शन। देखिए, जब से किसान विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आप मेरे सारे लेक्चर को देखे होंगे, या जब स्वामीनाथन सर का जो है स्वर्गवास हुआ था, उस दौरान उसके एक दिन बाद भी मैंने उनके लेख को पढ़ाया था, या जब उनको जो है भारत रत्न मिला था तब पढ़ाया था। किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया था। और एक आर्टिकल अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने पढ़ाया था कि पंजाब के किसान जो मांग कर रहे हैं, एक्चुअल में उनकी समस्या कुछ और है। उसमें ये बात था कि पंजाब के किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी की, हाई एमएसपी की, जबकि उनकी समस्या क्या है वहाँ पे उनका कि 10-20 साल में अगर ऐसे धान गेहूं की खेती करते रहे तो पंजाब ज़्यादातर फसलों के लिए मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। और ये समस्या, ये चुनौती स्वामीनाथन सर ने भी बहुत सारा कहा था। और उन्होंने अपने लेख में भी कहा था कि जब वो आंदोलन पहला हो रहा था, इसके पहले 2020-21 का, तब उन्होंने लेख लिखा था कि किसान आज जो मांग कर रहे हैं वो उनकी मांग नहीं है, बल्कि उनको दीर्घकालीन चीज़ों के लिए मांगा जाए। और उन्होंने जो अपने एवरग्रीन रेवोल्यूशन में जो शुष्क कृषि में बताया था कि भारत को दलहन, मोटे अनाज और इस तरह की चीज़ों पर आगे बढ़ना है, और उसको लेकर ज़रूरी है कि वो एमएसपी के द्वारा भी संरक्षित हो, ताकि किसान उसको करने के लिए प्रेरित कर सकें। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कल एक वार्ता हुई थी, चौथे दौर की वार्ता चंडीगढ़ में, जिसमें भारत के केंद्रीय भारत सरकार के 3 मंत्री गए थे। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। और साथ ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ जो है किसानों की जो है ग्रुप की मीटिंग हुई थी। और इस तरह की 3 दौर की वार्ता पहले हो चुकी थी, जिसमें कुछ बहुत खास नहीं था। इस बार जो है कई गंभीर मुद्दों को उठाया गया है, और उसमें जो है पंजाब में कृषि विविधीकरण को लेकर बात सामने आई है। जैसे जब वो लेख मैंने पढ़ा रहा था, जब उसमें लिखा था, तो यही दिखा था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, सांड को आगे से कौन पकड़े। यानी कि ये जो ऐसी चीज़ें कौन करे कि बताए कि तुम्हारे लिए जो परम हित का है उसको ध्यान में रखना है। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि सरकार कहीं दबाव में, चूंकि चुनाव वर्ष है,
ऐसा कोई कदम न उठा दे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसका पूरे भारत के लिए तो जो पड़ता, पंजाब के जो है पारिस्थितिकी और कृषि को लेकर भविष्य में आने वाला बहुत बड़ा नुकसान वो दे सकता था। लेकिन जिस तरह से सरकार बढ़ रही है, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आई है, और हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब के किसान भी उनको समझते हैं। उनको चाहिए क्या? आय की सुरक्षा। धान गेहूं की खेती करना कोई उनके लिए ईगो का विषय नहीं है, उनका विषय है आय की सुरक्षा। और सरकार दालों के लिए, मक्का के लिए और मुझे मोटे अनाजों के लिए और कपास को लेकर जो है ये बात कह रही है कि वह 5 साल के लिए नेफेड और इस तरह की जो सरकार की संस्थाएं हैं, 5 साल के लिए एश्योर्ड जो है वो एमएसपी दिया जा सकता है कि जो भी जितना भी आप उत्पादन करेंगे वो पूरा का पूरा नेफेड और वो खरीद लेगा। इससे क्या होगा कि पंजाब में किसी विविधीकरण को अपनाया जा सकता है और पूरे भारत में जो हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि जो दाल की समस्याओं से हम दाल का आयात लगातार कर रहे हैं, तिलहन का आयात कर रहे हैं, इस तरह की चुनौतियां से हम बच सकते हैं। और पंजाब विशेष के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा धान गेहूं चलता रहा तो निश्चित ही 2029 तक पंजाब का जल स्तर ज़्यादातर जगहों पे 100 मीटर से नीचे चला जाएगा और 2039 तक तो 300 मीटर से भी नीचे चला जाएगा, जिसके बाद उसके पुनर्रिचार्ज होने की संभावना ही समाप्त हो जाती है और वो एक तरह से कहा जाए कि मरुस्थलीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए, एक अच्छी बात है कि हमारा देश या देश के जो राजनेता हैं या जो भी लोग हैं वो सकारात्मक दिशा की तरफ सोच रहे हैं, त्वरित हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं आगे बढ़ रहे हैं। और किसान संगठन भी आज बताने की बात की है, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर की है। निश्चित रूप से अगर उनकी जिन्यून मांगों को जो किसान है, उनकी किसान की जिन्यून मांग क्या है? उनकी आय की सुरक्षा। और आय की सुरक्षा को अगर भारत में अभी तक जो खाद्य सुरक्षा था जिसको पूर्ति किया था हरित क्रांति ने, अगर उसको पोषण की सुरक्षा की तरफ जोड़ दिया जाए, न्यूट्रिशन या प्रोटीन और इस तरह की चीज़ों से जोड़कर अगर आय की सुरक्षा किसानों को दी जाए तो निश्चित ही ये भारत के लिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का सपना था, उसके तरफ बढ़ना होगा। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ अगर ऐसा हो जाए, और उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। चलिए देखते हैं, परिचय देखते हैं। फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसमें क्या किया जाता है कि पारिस्थितिक आधार पे विभिन्न तरह फसलों को लगाया जाता है, मौसमी आधार पे चेंज किया जाता है। और जो है जैसे कोई एक सेट पैटर्न साल भर खेती किया, दूसरे साल दूसरी खेती किया, यानी अगर अनाज का किया जा रहा है तो दलहन का और तिलहन का, फिर अनाज का, इस तरह से किया जा रहा है। और विभिन्न तरह की फसलें लगाई जाती है जिससे कि वहाँ पे जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है वो उत्पन्न न हो सके। खास तौर से पंजाब के लिए, तो जो पंजाब जो है ना, पंजाब में कृषि का संकट क्या है? मरुस्थलीकरण। ये इसकी बहुत बड़ी समस्या है जिसको आंखें मूंद नहीं सकते। अगर आप शुतुरमुर्गी आसन में चले भी जाए, शुतुरमुर्ग क्या करता है? जब खतरा देखता है तो जमीन के अंदर अपना सर रेत में गड़ा देता है और फिर उसको लगता है खतरा खत्म हो गया। शुतुरमुर्गी आसन में भी अगर चला जाए तो भी ये खतरा आना है, और अगर एमएसपी गारंटी धान गेहूं पर ऐसी चलती रही और बढ़ा दिया गया तो ये खतरा और आएगा और बहुत जल्दी। इसके बाद क्या होगा उसके बारे में भी सोचना होगा। लेकिन जैसे पता है कि किसान जो है आय उनको गारंटी चाहिए होती है, और पंजाब के किसानों को धान गेहूं से उनको आय मिलती है। ऐसे में अगर सरकार उनकी आय को सुरक्षा देखते हुए अगर विविधीकरण को अपनाए, जैसा कि मैंने सुझाव भी दिया था, अगर आप जाके पीछे के भी देखेंगे अगर उसमें, कि पंजाब में क्यों किया जा सकता है, क्योंकि पंजाब ने पहले ही एक हरित क्रांति को लेकर आगे बढ़ा था। पंजाब की स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब है और पंजाब के किसान आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है कृषि क्षेत्र को लेके। अगर उधर आगे बढ़ा जाए तो निश्चित रूप से ये पंजाब के लिए भी भले में हो सकता है, देशों के लिए और देश के लिए तो भले में हो ही सकता है। और कब? ऐसे में अभी जो हम दलहन के लिए आयात कर रहे हैं, अभी आप लोगों को एक चीज नहीं कि जैसे जैसे दुनिया में वेगन कल्चर बढ़ रहा है, यानी कि वेजिटेरियन चीज़ों के लिए, शाकाहारी चीज़ों के लिए महत्व बढ़ता जा रहा है, लोग का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लोगों का जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दालें हमारे पोषण की महत्वपूर्ण, यानी प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। क्योंकि अभी मांस से जो है या मीट से जो है इस तरह की चीज़ों से प्रोटीन मिल जाता था, लेकिन अब अगर धीरे धीरे उधर चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो कहीं ना कहीं दलहन आदि चीज़ों का जो है डिमांड और बढ़ता जाएगा। ठीक है, अपने यहाँ भी बढ़ेगा और दुनिया के देशों में भी बढ़ेगा। तो वही है, रामबाण कहा जाता है इसको, जो है पंजाब के विविधीकरण को।
18 फरवरी को किसान नेताओं, 3 केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के बीच चौथे दौर की वार्ता के दौरान यह केंद्रीय विषय था क्या? फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। देखिए ऐसे ही होता है बातचीत के दौर में, विभिन्न सारी चीजें आती है। पंजाब के किसान मांग किए या भारत के और भी किसान मांग किए कि हमें एमएसपी की गारंटी जानी चाहिए, उनकी समस्या थी। लेकिन सरकार, अब दो चीज हो सकती थी, सरकारें इसके सामने झुक जाती और मांग लेती या झूठा आश्वासन देती थी। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि नहीं, हम उस दिशा में कि आपको जो है चाहिए आय का हम देंगे, लेकिन उस चीज को उपजाइए जो देश के भले में है और सबसे ज्यादा कि पंजाब के आप लोगों के भले में है, वो करिए जो है आय की चीजों के लिए। और कोई नहीं, जितना चाहो उपजाओ उतना भारत जो है, भारत ये कह रहे हैं कि दालें खरीद सकता है। तो ऐसे में सामने वाले को क्या चाहिए? उसको ये थोड़ी ना है कि वो हमने गांठ बांध ली कि नहीं खटिया यही बिछेगी कि नहीं हमको धान गेहूं की खेती करना। पंजाब के किसानों को भी लगता है कि वो जो धान गेहूं की खेती कर रहे हैं उनके लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं या कहीं के भी किसान हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अब उनको आय जो दिखाई देती है ना, उसको दो त्वरित जो संकट होता है वह उनको मजबूर करता है वो करने के लिए। अब इसको कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या पंजाब के किसान स्वार्थी हैं या भारत के किसान स्वार्थी हैं? नहीं, मैं एक कहानी बताता हूं। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती है उससे ज्यादा हम छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। जैसे एक कहानी हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति है, उसको सजा हो चुका मतलब सजा था, सजा क्या था, उसका सर कलम करना था और उसके गर्दन पे फोड़ा निकला हुआ था। जब उसे ले गया और वो जल्लाद सर कलम करने के लिए कहा तो उसने जल्लाद से कहा कि देखना फोड़ा बचा देना, क्योंकि उसको जो फोड़े का दर्द था वो उसको शायद उस पे लग रहा था कि उस पे चोट लगेगी तो चोट लगेगा। तो वही है कि कई बार जो हमें तुरंत का जो दर्द होता है, जो तुरंत की समस्या होती है, वो हमें भविष्य के लिए कोई निर्णय लेने से रोक देती है। ठीक है, ये मैं पहले जब आपको आपको याद होगा कि एक मैंने केस स्टडी पढ़ाया था, जब मैं उत्तर प्रदेश के किसान और उड़ीसा के किसान के बारे में बताया था, तो वही चीजें हैं। विविधीकरण की तरफ किसान क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि धान गेहूं के तहत उसे खरीद प्रक्रिया के तहत एश्योर्ड जो भी आय मिल जाती है, अन्य फसलों के सरकारी खरीद नहीं हो पाती। इस बात की स्वामीनाथन सर ने भी अपने उसमें लेख में उल्लेख किया है। आयोग की उस रिपोर्ट में नहीं, जो उन्होंने लेख लिखा था 2022 में, या जो उन्होंने विभिन्न वो चीजों का उल्लेख किया था और वो सुझाव दिया था कि सरकार को इसको अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ जोड़ना चाहिए, दालों को और पोषण की सुरक्षा को। ठीक है, तो उसी दिशा में सरकार ने आगे काम किया है और केंद्रीय मंत्रियों ने दालों, कपास, मक्का के विविधीकरण का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें किसानों को बिना किसी मात्रा की सीमा की जितना आप उपजा लो सब एमएसपी एश्योर्ड के साथ आश्वासन दिया कि वो उसे खरीद लेगी सरकार, क्योंकि ऐसा करना देश के हित में भी है और जो है किसानों के भी हित में है। तो देखिए वार्ता का मुख्य बिंदु क्या था? कृषि विविधीकरण। ठीक है, वाणिज्य मंत्री ने चौथे दौर की बातचीत को सकारात्मक बताया और उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने बैठक में विभिन्न चिंताएं उठाई, जिससे उन लोगों को कुछ अलग सोचने के लिए प्रेरित किया गया कि कुछ और आगे सोचो, अगर आय भी चाहिए तो कुछ और सारी चीजें रखी गई। तो मामला आया, वो कहे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कहा कि उन्होंने जल स्रोतों के सूखने के कारण पंजाब में बढ़ते मरुस्थलीकरण को इशारा किया। इससे विविधीकरण पर चर्चा हुई कि कैसे दालों की खेती से देश में जो दालों का आयात होता है वो कम हो सकता है, पंजाब में पानी का संरक्षण हो सकता है और किसानों की आय भी बढ़ सकती है। यानी जो हम दाल का आयात कर रहे हैं उसको भी हमें बचत मिलेगी, जो पंजाब के पानी का जो है रहा समस्या उससे भी बचेगी और जो है किसानों की आय भी संरक्षित हो सकती है। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम नहीं, यानी कई सारे फायदे। जैसे सूर्योदय योजना जो अभी हमने पढ़ाया था तो बताया था ना कि कैसे सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही है लेकिन उससे जनरेशन भी बढ़ा दे रही है। तो ये अप्रोच होता है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उससे सशक्तिकरण हो और पूरे समाज का सशक्तिकरण हो। तो वही अप्रोच यहां भी सरकार कह रही है कि ठीक है, हम एमएसपी देते हैं अपने किसानों की आय की सुरक्षा को लेकर, किसानों को उसको जो है अपने खाद्य सुरक्षा को लेकर और फसल के विविधीकरण को। ये तीन पहलू होता है किसी भी एमएसपी को लेकर। किसानों की आय सुरक्षा हो जा रही है एमएसपी से, खाद्य सुरक्षा हो चुकी है क्योंकि अब तो हम सरप्लस कर रहे हैं, अब जरूरत है खाद्य सुरक्षा की जगह पोषण की सुरक्षा की,
और उसको लिए जरूरी है विविधीकरण की। तो विविधीकरण का पहलू छूट रहा था, सरकार ने अब एमएसपी को विविधीकरण वाले और पोषण सुरक्षा वाले पहलू से जोड़ने के लिए कमर कस ली है। ये अगर किसी चुनावी वर्ष में कोई सरकार इस तरह के महत्वपूर्ण और दृढ़ कदम उठाती है तो निश्चित ही उसके बाद उसको तो एक जो है बधाई तो उस सरकार को, लीडरशिप को देनी ही चाहिए, चाहे हम किसी भी विचारधारा के हों। क्योंकि और ये ऐसा नहीं है, अभी आप देखेंगे जब पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि धुर विरोधी राजनीतिक विचारधारा के हैं, लेकिन देखिए समस्याएं, मैंने कहा ना, राजनीतिक दल चाहे जिस तरह की बात करें, लेकिन जब वो सत्ता में होते हैं तो उनको वास्तव में लोगों की हितों के बारे में करना होता है। केवल बातों से ज्यादा दिन तक आप चीजें नहीं चला सकते। हाँ, उसको लेके थोड़ा सा डिग्री वाइज अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो जनता के हितों को रहे उसको लेकर हो सकता है कोई राजनीतिक विचारधारा उसको न सोच पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके हितों को न ध्यान रखती है। अगर उसे पता चले कि उसके हित में हो तो उसका विरोध करेगी। ऐसा सरकारें नहीं करती हैं आमतौर पे, ठीक है। तो देखिए, वार्ता के दौरान किसानों ने मांग उठाई कि वो पंजाब में मक्का उगाने में रुचि व्यक्त की। वो कह रहे हैं कि हम पंजाब में मक्का उपजा सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि मक्का का एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको लेकर केंद्रीय मंत्री लोग, वाणिज्य मंत्री ये कहे कि नेफेड है, जो हमारी संस्थाएं हैं, आप चाहे कितना भी दलहन उपजाओ, आप चाहे कितना भी मक्का उपजाओ, उनको बिना मात्रा की, बिना जो है क्वांटिटी की लिमिट के, उसको पूरा का पूरा एमएसपी पे खरीदने के लिए उन्होंने कहा कि 5 साल तक के लिए जो है लीगल चीजें की जा सकती है। साथ ही में कपास की भी उपजा कर सकते हैं। अगर कपास की भी खेती करें तो जो हमारा कपास कमीशन ऑफ इंडिया है, जो भारत में कपास के लिए वृद्धि देने के लिए है, वह भी पूरे के पूरे कपास को जितनी बिना मात्रा के सीमा के खरीदने के लिए तैयार हो सकती है। यानी कि उससे क्या होगा, सरकार चाह रही है कि विविधीकरण आए। पहले विविधीकरण चाह रही थी, लेकिन आय की सुरक्षा नहीं होने के कारण किसान उससे भाग जा रहा था। अब सरकार कह रही है कि आप जो भी उपजाओगे हम ले लेंगे और आप धान गेहूं छोड़ दो, ठीक है। तो पंजाब के किसान को देखिए, पंजाब के किसान अगर विविधीकरण को अपना सकते हैं, बाकी और जहां के किसान हैं अगर वो उसी तरह से करते रहें तो निश्चित रूप से यह एक संतुलित विकास होगा, एक संतुलित अप्रोच होगा ये इस चीज को लेकर। अब देखिए, ये तो चलो केंद्र सरकार का दृष्टिकोण है। पंजाब में चूंकि जो है विरोधी दूसरे विचारधारा की पार्टी है, वहां के मुख्यमंत्री का क्या कहना है, तो देखिए वहां के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि कृषि विविधीकरण के प्रस्ताव की वकालत का उन्होंने समर्थन किया और कहा कि वो 8 फरवरी को ही उन्होंने मीडिया को बताया था कि हमारे देश ने कोलंबिया और मोजाम्बिक से $2 अरब की दालें आयात की है। अगर भारत सरकार दालों पर एमएसपी का आश्वासन दे सके तो पंजाब के किसान उसकी खेती कर सकते हैं। उन्होंने कहा यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा, निश्चित रूप से ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि क्या कह रहे हैं, बिल्कुल हरित क्रांति की तरह, जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब अमेरिका ने भारत में गेहूं की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया था। जब वैसे पंजाब के किसान कहते हैं ना कि हमने पंजाब ने तब जो है गेहूं को धान उपजाया जब उसकी क्या थी, जरूरत थी, तब हमने उपजा के पूरे भारत के भूख को किया, निश्चित रूप से। लेकिन आज वो चीज पंजाब के लिए ही नुकसानदायक हो रही है, पंजाब की धरती के लिए नुकसानदायक हो रही है। ऐसे में अगर वो दालों का, कपास का, मक्का का इस तरह के उपजाव करते हैं और एक एवरग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो मेरे अनुसार पंजाब के किसानों का, देश का, लोगों का, हमारे जो है भारत रत्न एमएस स्वामीनाथन के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो कि उनका सबसे बड़ा सपना था भारत में एवरग्रीन रेवोल्यूशन को लाना, ठीक है। और क्या किया मुख्यमंत्री जी ने कहा, इन्होंने कहा कि हमारे किसान मक्का फसल उगाने में सक्षम है, बस उन्हें चाहिए कि उनकी आय की सुरक्षा मिले, और अगर जितना वो धान गेहूं से कमाते हैं अगर उतना भी उनको मिल जाए तो वो फिर दूसरे फसलों को नहीं क्यों उपजाएंगे, और अगर नहीं मिलेगा तब वो पुनः जाने के लिए, तो वो तो जाहिर सी बात है, वो तो जाहिर सी बात है, अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर वो किसान जा ही नहीं सकते हैं। तो यही चीजें है कि अगर सही अप्रोच से किया जाए, और देखिए ये कह रहे हैं कि यदि राज्य में 6-7 और फसलों की ऐसे सक्षम करके एक तंत्र जो है विकसित किया जाए तो निश्चित ही वहां पे अपनाया जा सकता है। किसानों की आय भी सुरक्षित, देखिए किसान आंदोलन कर रहे हैं किस लिए, अपने कृषि को व्यवहार बनाने के लिए, यानी कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए, उसको लेकर उनकी आय सुरक्षा की बात है। अगर वो सुरक्षित हो जाता है, और उसके साथ क्या जोड़ दिया जाता है कि जो भारत के लिए आज पोषण सुरक्षा या पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो जरूरत है, अगर वो सुरक्षित कर दिया जाता है तो निश्चित ही क्या हो जाएगा,
दोनों पक्षों का लाभ हो सकता है। कई बार संघर्ष में एक पक्ष की हानि, एक पक्ष आगे कुछ पीछे कुछ घटना होता है, लेकिन एक आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग होती है वो सभी पक्षों को लाभ देता है। जैसे कहा जाता है ना, जब दो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे सरकार और किसान दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है और लगता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, नहीं, अगर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देखा जाए, देश के हित को देखा जाए, तो दोनों अगर इस चीज को अपनाते हैं, फसल विविधीकरण और उसके साथ आय की सुरक्षा जुड़ जाए, तो ये पंजाब की सरकार के लिए भी उपयोगी हो सकता है। मतलब सरकार के लिए तो लाभकारी, क्योंकि जो देश के लिए लाभकारी है वो निश्चित रूप से सरकार के लिए लाभकारी होगा, उसकी बहुत बड़ी जो है पंजाब के किसान या देश के किसानों के लिए भी लाभकारी होगा और हमारे देश की कृषि के लिए लाभकारी होगा ये चीज। ठीक है, इसलिए वाकई में आज मैं बहुत खुश हूं और मैं प्रार्थना करूंगा कि किसान नेता और सारे लोग इस चीज को अपनाएं और इसको लेकर एक विस्तृत गाइडलाइंस बने कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, किसी भी देश में कोई भी उद्योग हो, बगैर सरकार के एक्टिव सहयोग के वो सक्षम नहीं हो पाता। आज सरकार ने प्रोजेक्ट लिंक स्कीम चलाया है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, तो लेकिन जो सेक्टर पहले से अच्छा कर रहा है उसमें नहीं सरकार को करना चाहिए। सरकार को अपनी सुरक्षा, वो हमेशा सहायता किससे जुड़ी जानी चाहिए? सशक्तिकरण से। आपको कोई सहायता दे तो वो आप ऐसी सहायता दिया जो आपको सशक्त करे और वो पूरे समाज के लिए बेहतर हो, तब तो वो सहायता सही होती है, तब तो सहायता उपयोगी होती है। नहीं तो वह जिसको सहायता दी जा रही उसको भी कमजोर बनाती है, उसके लिए भी अहितकर होती है और पूरे समाज और देश के लिए तो अहितकर होती ही होती है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं हमारे अपने जीएसएलवी का जो जीएसएलवी को इसरो का नाटी बॉय क्यों कहा जाता है। आप लोग पढ़े भी होंगे नाटी बॉय नाटी बॉय। हालांकि जब 17 फरवरी को इसने सफल प्रक्षेपण कर दिया, तब जो हमारे इसरो के चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मैच्योर बॉय, यानी हमारा अब मतलब कह सकते हो कि जो प्रबुद्ध बॉय है उसने जो है अपना काम कर लिया है। ठीक है, और ये एक है कि ये इस जो जीएसएलवी है इसरो का एक प्रमुख प्रक्षेपण वाहन है। 2 और वाहन है, पीएसएलवी और LVM-3, उसके साथ ही जीएसएलवी भी है। जीएसएलवी का होता है जियो सिंक्रोनाइज लॉन्चिंग व्हीकल, यानी इसके द्वारा भू स्थैतिक कक्षा में छोड़ा जाता है। लेकिन यह जो है पोलर सैटेलाइट भी छोड़ता है, अभी उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये क्या है कि ये इसकी सफलता देखा जाए तो इसको लेकर 16वां मिशन है। इसके पहले जो 15 हुआ था उसमें से 6 मिशन फेल हो गया था, यानी कि 40% फेल हो गया था, जो कि किसी भी उपग्रह, भारत के जो और भी 2 हैं जैसे पीएसएलवी है वो तो मतलब करीब 60 के ऊपर कर चुका है, जिसमें 2 फेल हुआ है वो भी शुरुआती चरण में, और जो LVM-3 है वह तो 7 कर चुका है और एक भी फेल नहीं हुआ है। तो वो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए इसको नाटी बॉय कहा जाता है कि कब पता नहीं नाटी यानी शरारती लड़का कब सही काम कर जाए। जैसे जिसका बच्चा शरारती होता है ना, गार्जियन को चिंता लगी रहती है कभी अच्छा काम कर जाए कहाँ बेइज्जती कर दे पता ही नहीं चलता। हालांकि जीएसएलवी ने जो है इनसेट 3DS को छोड़ के जो है देखिए छोड़ा जा रहा है। इनसेट 3DS लाभ देगा, हमें लाभ लेना है इनसेट 3DS का, मौसम और पूर्वानुमान और सारी चीजें। लेकिन चर्चा में ज्यादा क्या है? जीएसएलवी नाटी बॉय। क्यों? क्योंकि इसके लेकर सक्षम था कि ये पता नहीं काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फिर भी इसने सफलता हासिल की। फिर क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रक्षेपण करना है, वह है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो नासा और इसरो की संयुक्त परियोजना है, उसको इसको छोड़ना है जीएसएलवी के दायरे से। और हम ईश्वर से मनाते हैं, भगवान से मनाते हैं, जिससे भी आप लोग मनाइए कि यह हमारा नाटी बॉय अगेन मैच्योर बॉय के रूप में आगे बढ़े और इसको प्रक्षेपित करे। समस्या क्यों है, क्या है, क्यों इसे नाटी बॉय किया जाता है, आइए जरा हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि 17 फरवरी को एक नई पीढ़ी का मौसम उपग्रह इनसेट 3DS लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? पृथ्वी की सतह, वायुमंडल, महासागरों और पर्यावरण की उन्नत निगरानी करना। लेकिन इस प्रक्षेपण, इस रॉकेट, इस जो है सैटेलाइट से ज्यादा इस इनसेट 3DS, हालांकि मैंने पिछली बार इनसेट 3DS के बारे में ही बताया था, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा थी इसका रॉकेट GSLV F-14। इसे जो है यानी पूरे जीएसएलवी को ही नाटी बॉय बोला जाता है। ठीक है, और इसको जीएसएलवी के द्वारा छोड़ा गया था
इसरो जो और दो उपग्रह प्रयोग करता है, एक है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और LBM लॉन्चिंग व्हीकल M3, जो कि देखा जाए तो GSLV Mark 3 जो उसका पुराना नाम है उसको LBM3 नाम रख दिया गया है कि ताकि GSLV नाटी बॉय से थोड़ा सा अलग रहे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, क्या है और क्यों कहा जाता है नाटी बॉय, इसको समझे तो GSLV एक मतलब हमारा एक रॉकेट है जो प्रक्षेपण यान है, जो देखा जाए अगर उसकी तकनीकी विशेषताओं को देखा जाए तो क्यों नाटी बॉय कहा जा रहा है, पहले इसी को देख ले कि यह जो है 15 बार इसके पहले उड़ान भर चुका था और इसने 6 बार असफल रहा, यानी 40% की असफलता, जो बहुत अधिक विफलता दर है। इसके पहले अगर PSLV देखें तो अपना इसका 60 प्रक्षेपण हुआ है, PSLV के द्वारा 16 जो है प्रक्षेपण हुआ, लॉन्च हुआ है, जिसमें यह केवल 2 बार विफल हुआ, वो भी अपने शुरुआती चरणों में और एक बाद में एक में हुआ था। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वर्जन है वो है, और इसे जो PSLV है ये इसरो का वर्किंग हॉर्स कहा जाता है, यानी जो एक कहते हैं कामकाजी घोड़ा, ये इसका PSLV है। और जो अभी नवीनतम LBM3 रॉकेट है ये 7 बार उड़ान भर चुका है और ये कभी भी विफल नहीं हुआ है। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 इस तरह की जो है चीजों को ये लॉन्च कर चुका है। ऐसे में GSLV के बारे में थोड़ा जान लिया जाए कि GSLV क्या होती है। तो अगर इसको देखें, ये तो चलो ठीक है, GSLV क्या है और इसको लेकर क्या समस्या रही है, तो देखिए GSLV जो है PSLV से जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है उससे ज्यादा भारी उपग्रह है और यह भूस्थैतिक कक्षा में यानी GSO या उसके लिए जो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट बोलते हैं उसको, उसमें 2200 किलोग्राम तक के उपग्रह को छोड़ सकता है और जो निचली कक्षा है या पोलर सैटेलाइट इस तरह की कक्षाओं में 6000 किलोग्राम तक के अधिक वजन को ये छोड़ने में सक्षम है। PSLV ऐसा नहीं कर सकता। छोटे उपग्रह को तो भले छोड़ दे लेकिन भारी उपग्रह को इतनी ऊंचाई पे वो नहीं ला जा सकता है, क्योंकि PSLV वो एक 4 चरणीय इंजन है, जबकि GSLV 3 चरणीय इंजन है जिसमें ऊपर लगा हुआ है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी पर काम करता है। जो है क्रायोजेनिक मतलब प्रौद्योगिकी वो होती है जो अति निम्न तापमान पे काम करती है। अति माइनस जो है 10-20 नहीं, 150-200 यानी 100 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा। ठीक है, उसमें भी अगर देखा जाए तो जो इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगता है रॉकेट में, वो आमतौर पे जो है हाइड्रोजन को, तरल हाइड्रोजन और ईंधन के रूप में और तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजन के रूप में किया जाता है। देखिए रॉकेट में उपयोग किए जाने वाले जो ईंधन और ऑक्सीडाइजेशन उसको प्रोपेलेंट कहते हैं, प्रणोदक कहते हैं। और रॉकेट में चूंकि रॉकेट जहां जाता है अंतरिक्ष में वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है और बिना किसी ऑक्सीडाइजन या ऑक्सीजन जो जिसमें ऑक्सीजन हो उसके बगैर जो है ईंधन जलता नहीं है। हमारे यहाँ ईंधन जल इसलिए जाता है क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन इसलिए जल जाता है, लेकिन जहां पे ऑक्सीजन नहीं हो वहां पे ईंधन नहीं जलता, उसको लेकर साथ में ऑक्सीजन भी ले जाना पड़ता है। इसलिए रॉकेट अन्य इंजनों के, जो हमारे ज्यादातर इंजन हम योग करते हैं वायुयान या स्क्रैमजेट, टर्बोजेट, इस तरह के इंजनों से अलग होते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें जो तीसरा चरण का क्रायोजेनिक है वो अति निम्न तापमान पे काम करता है और उसमें जो है चूंकि हमें इसके लिए रॉकेट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जाना होता है, उसके लिए हमें ऐसा यान चाहिए जो हल्का से हल्का हो लेकिन उसकी क्षमता ज़्यादा हो। तो उसमें सबसे हल्का और सबसे बेहतरीन ईंधन है हाइड्रोजन, लेकिन समस्या है कि वो गैसीय अवस्था में रहता है, तो उसको जो है तरल अवस्था में ले जाने के लेकर उसको -253 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन तरल अवस्था में होता है। और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में, ऑक्सीजन सबसे प्योर है ऑक्सीडाइजर के रूप में, यह भी -183 डिग्री टेम्परेचर पे जो है तरल ऑक्सीजन में बदलता है। और इतने न्यून तापमान पे चूंकि काम करने वाला जो है इंजन होता है, इसलिए उसको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। और यही GSLV में लगता है, या जो भी इस तरह के जो है बड़े उपग्रहों को ले जाने वाले एरियन है या जो है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा GSLV है वो 3 चरणीय इंजन है जिसमें ऊपर जो है GSLV लगा होता है जो तरल ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन का प्रयोग करता है। ठीक है, जहां तक कि ये है इसमें समस्या क्या रही है अगर इसको समझें तो देखिए, हम अभी तक जैसे GSLV जो हमारा है, हमारे पास शुरू में जैसे पता है कि हम पे जैसे पोखरण और इस तरह के बाद हम पे प्रतिबंध लग गया था और
हमें तकनीकी तक पहुंच से रोका गया था। हालांकि रूस ने 80 के दशक में हम रूस के साथ जीएसएल जो है क्रायोजेनिक इंजन पे समझौता करते हैं और रूस हमको क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए तैयार हो गया था, प्रौद्योगिकी भी, लेकिन अमेरिका के दबाव में वो प्रौद्योगिकी देने के लिए मना कर लिया। हालांकि उसने 2-3 इंजन हमें दिए थे, ठीक है, जिसका कि हम इस्तेमाल अपने जीएसएलवी के रूप में कर सकते थे। अब वो इंजन हमें देना बंद कर दिया, तो वर्ष 2000 के दौरान हमने रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग करके, यानी इंजन को खोल खाल के, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है कि कोई प्रोडक्ट से उसके जो है टेक्नोलॉजी पे जाना, जैसे जो हमारा चीन करता रहा है। इसलिए कहा था चीन के जो भी सामान होते हैं ना, कहा जाता है कि चले तो 4 तक, नहीं तो 4 दिन में खत्म हो जाता। उसी तरह से क्योंकि चीन के ज्यादातर जितनी भी प्रौद्योगिकियां हैं वह सब रिवर्स इंजीनियरिंग का ही प्रयोग करके ज्यादातर बनाई गई हैं। तो भारत का जो जीएसएलवी है यह भी एक तरह से देखा जाए तो जुगाड़ प्रौद्योगिकी है चीन वाली। हमने रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग करके बनाया था, हमारे पास जो उसके प्रौद्योगिकी का जो ट्रांसफर नहीं था। ऐसे में ये उतना बेहतर नहीं हो पाया जितना इसे होना चाहिए, और ये अंतिम समय में यही क्रायोजेनिक इंजन ही जो है बार बार गड़बड़ कर देता है, रिवर्स जो है, जिससे ये इसकी समस्या होती है। यानी 16 में से 6 बार ये इसका जो है इसी तरह से लास्ट चरण में गड़बड़ हुआ है। तो इस वजह से इसकी चुनौतियां बनी हुई हैं, इसीलिए ये इसको इस पर समस्याएं रहती है, इसीलिए इसको नॉटी बॉय कहते हैं। अभी जो है भारत इसके बाद, जैसे रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया, इसके बाद उसने भारत ने अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकास भी शुरू कर दिया था और उसमें उसको सफलता मिली थी। उसका प्रयोग उसने जीएसएलवी मार्क 3 में किया था। हालांकि अब उसका नाम एलवीएम लॉन्चिंग व्हीकल M3 कह दिया गया है, जिसे पहले जीएसएलवी मार्क 3 कह दिया जाता था। तो जीएसएलवी से शायद अलग करने के लिए इसको LVM3 नाम दिया गया है और ये 7 बार इसका प्रक्षेपण किया गया है और 7 के 7 बार ये सफल रहा है। ये बताता है कि भारत अब जो उसका स्वदेशी क्रायो इंजन प्रौद्योगिकी है उसमें उसने महारत हासिल कर ली है और वह चीन की तरह अब रिवर्स इंजीनियरिंग वाला है। एक तो उसमें दिक्कत हो रही है, नहीं तो जैसे हमारा PSLV हमारा खुद का था उसमें कभी दिक्कत नहीं आई। हमारा जो है LV3M जो है इसमें भी कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है और आगे भी नहीं आएगी। इसने चंद्रयान के तहत तो इतिहास ही कर दिया है, चंद्रयान 2 के तहत भी उसने छोड़ा था, चंद्रयान 3 को भी करके। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा है LV3। अब आगे का अगर रास्ता देखें नाटी बॉय का यानी GSLV3 का, तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी तो चलो ठीक है, लेकिन अगला जो हम प्रक्षेपण कर रहे हैं वह कर रहे हैं निसार। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निसार क्या है? जो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को इसको ले जाना है और यह नासा और इसरो और नासा के बीच अपनी तरह का पहला सहयोग है जो GSLV के लिए अब तक का सबसे प्रतिष्ठित मिशन होगा। यानी अब तक के सबसे प्रतिष्ठित मिशन में अगर हम सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा इस पर विश्वास बढ़ता जाएगा। हालांकि अभी भी वो चूंकि जिस इंजन को लेकर है उसको लेकर चुनौतियां बनी हुई है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसका नोट्स PDF में आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार।